हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम 7th क्लास का 9th चैप्टर शीतोष्ण घास तलों में जीवन पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की किताब है। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ ला रही हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास अभी फ़िलहाल बुक्स ना हो या हो सकता है पीडीएफ ना हो या अभी हाथ में किताब ना हो। मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको वो एनसीईआरटी ऐसा लगे कि आप खुद पढ़ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हो। जहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है कि ऐसे मुझे समझाना पड़ रहा है, ऐसे मुझे लगे तो वो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। और अधिकतर हमने देखा होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन जो आते हैं, जो ऐसा लगता है कि बहुत ही अलग से आए हैं, कहाँ से आए हैं पता नहीं। तो वो ऐसे ही बहुत सारे किताबों में से आते हैं जो हमने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं फिर से। तो चलो आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ जो पढ़ रहे हैं उसमें 7th क्लास का 9th चैप्टर शीतोष्ण घास तलों में जीवन पढ़ रहे हैं। वन यानी जंगल। जंगल आप सभी को मालूम होगा, जंगल ये बड़े बड़े पेड़ पौधों से बनता है। जंगल का क्षेत्रफल जैसे बहुत बड़ा रहता है तभी जंगल कहते हैं ना। एक छोटा सा मैदान में अगर बाग बगीचा है, उसमें पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, तो उसे हम जंगल नहीं कहते। जंगल यानी जिसका क्षेत्रफल यानी जो ज़मीन है, उसकी भूमि है बहुत बड़ी हो, वो वन रहता है। जहाँ पे जीव जंतु, जंगली जीव जंतु रह सके, रहते हैं और मानव ने उनके लिए आरक्षित कर रखा है। जैसे सरकार ने वनों को आरक्षित कर रखा है कि उन वनों को वहाँ जाके कोई वहाँ की ज़मीन पर अपने घर या उद्योग वगैरह न लगा सके। ऐसे हम आप सबने सुन रखा होगा, है ना। तो वैसे ही आज हम घास तलों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घास तल ये छोटा मोटा क्षेत्रफल नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसी प्रकार जिन प्रदेशों में प्रारब्ध जीवन की प्रमुख घास की अधिकता होती है उसे घास तल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा घास तलों पर है। यानी कि पृथ्वी का जो पूरी सतह है, यानी जहाँ पे मानव खड़ा रह सकता है, जो सतह यानी भूमि, भूमि का 1/4 भाग वो घास तलों से ढका हुआ है। वहाँ पनपने वाले पेड़ पौधों के प्रकार वहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ जहाँ का पेड़ या पौधे या वहाँ के जंगली जानवर या जानवर जो रहते हैं, पालतू जानवर, वो किस तरह के होते हैं, तो वहाँ की जलवायु और मिट्टी बहुत निर्भर करती है। अगर आपने देखे होंगे कि हमने ऊँट रेगिस्तान का पढ़ा था, तो रेगिस्तान में तो ऊँट ही रहेंगे क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। क्योंकि ऊँट को पानी बहुत दिनों तक वो अपने शरीर में जमा कर रखता है और जब चाहे वो उस पानी को अपने लिए उपयोग करता है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे कि जंगली जानवर जो है, जैसे हाथी है, वो ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे पानी बहुत रहती है, जहाँ पेड़ पौधे बहुत रहते हैं, तो उसे उसके लिए वो खाद्य पदार्थ उसे जल्दी और आसानी से मिल सके। तो यहीं पे ये कह रहे हैं कि जो जलवायु और मिट्टी रहती है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है वहाँ के पेड़ पौधों के लिए, वहाँ के जानवरों के लिए। वैसे ही वहाँ की घास तलों के लिए भी यही चीज़ निर्भर करेंगी, कौन सी, जलवायु और मिट्टी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप कहीं जाके नौकरी ढूंढेंगे, तो जहाँ पे आप जाओगे आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। अगर आप में है वो चीज़ तो अच्छी बात है, पर मैं तो बता ही रही हूँ। चलो, घास थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी मैंने बताया जैसे जलवायु और मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसे ही इसीलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व की घासतलों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, शीतोष्ण प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीतोष्ण प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, देखिए यहाँ पे लिखा है।
यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से दो घास स्थल विश्व के घास स्थल है बताइए। तो शीतोष्ण प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। पेयरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेयरी शब्द ये कहाँ से आया? तो ये पेयरी शब्द ये लैटिन भाषा के शब्द प्रेटा से हुई है। इसका अर्थ क्या आता है? शार्दूल। ये मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ आपको, ये देखिए। पेयरी शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द है प्रिएटा, ठीक है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपको मालूम है कहाँ पे है? राइट। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेयरी कहते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका में बड़े बड़े घास स्थल होंगे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक पेड़ है ऐसे और उसके बहुत दूर दूर तक घास के मैदान है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, तो मैदान भी वहाँ के बड़े। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये किताब में ही है। दूर दूर तक केवल घास ही घास है, इसे पेयरी कहते हैं। और शीतोष्ण घास स्थल है। शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाने वाले घास को क्या कहते हैं? पेयरी। ये एक क्वेश्चन हो गया। ये समतल, मंद और ढलान या पहाड़ियों वाले क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक हो रहता है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा विशाल मैदान ही है। अधिकांश भागों में पेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों में निकट नदी घाटियों के आसपास जो रहता है ना, वहाँ पे वन जैसे पाया जाता है। वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और 2 मीटर की ऊंची घास यहाँ पे पाई जाती है, प्रधानता रहती है यहाँ पे। वास्तव में यह एक घास का सागर है ना। उत्तरी अमेरिका बहुत बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या उस हिसाब से कम है, तो वो जनसंख्या उस पूरे जो क्षेत्रफल को कवर नहीं कर पाती। तो उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे घास और मैदान अपने आप को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से वो मैदान बहुत बड़े हैं और बढ़ते हैं। वैसे ही कहा कि जहाँ पे निचले ढलानों में वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधों वहीं साथ में नदी घाटियाँ जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे भी पेड़ पौधों की अधिकता रहेगी। लेकिन ये जो घास के मैदान है ये बहुत बड़े रहते हैं, राइट। पेरी पश्चिम के रॉकी पर्वत एवं पूर्व के ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि पेरी का क्षेत्रफल बताइए। तो पेरी क्या है? पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका का मानचित्र जो मैंने अभी दिखाया था, आप इसमें देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों में फैला हुआ है। और अमेरिका के पेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदी जो है, तथा कनाडा के पेरी का अपवाहन यानी कि वहाँ का जो पेरी पनपने के कारण क्या है, कौन सी नदी है? सास्केचुआन नदी है, सास्केचुआन नदी। और अमेरिका की सहायक नदियाँ जो है, ये नदियों के कारण इन घास के मैदानों को पनपने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। ये देखिए, ये है अमेरिका, ये है कनाडा, ये कनाडा है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और ये जो घास का मैदान इतना बड़ा फैला हुआ है, देखिए बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी क्षेत्रफल में ये घास का मैदान फैला हुआ है। और इसे क्या कहते हैं? पेरी। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ तक कि यूपीएससी और जो कि स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम्स रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब पेरी के घास का मैदान अमेरिका के मूल निवासी
रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी पूछा जाएगा तो कौन है? रेड इंडियन उनका नाम है। कहा जाता है का निवास स्थान रहे हैं। ये लोग इन महाद्वीपों के वास्तविक निवासी थे। जो रेड इंडियन है वास्तविक निवासी कहे जाते हैं। और यही सबसे पहले रेड इंडियन ही यहाँ अमेरिका में जो निवासी थे उन्हें रेड इंडियन कहते हैं। ये लोग उन महाद्वीपों के वास्तविक निवासी थे। पेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थान रहे हैं। अब चिनुक ये क्वेश्चन तो मेरे ही एग्ज़ाम में आया था। चिनुक क्या रहता है? एक हवा का झोंका रहता है। ये गर्म हवा का झोंका रहता है। जैसे कि शीतोष्ण घास तल बोला है ना, शीतोष्ण यानी जहाँ पे ठंड रहती है। अब ये अमेरिका आपने देखा होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। ये अमेरिका कहाँ पे है? कर्क रेखा के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्क रेखा से जैसे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे सर्दियों में ठंड की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी। राइट। तो यहाँ पे ठंड शीतोष्ण यानी जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है। आपने देखा होगा ना, अमेरिका के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते, किस तरह के कपड़े पहनते, कोट टोपी, है ना। हमें वो लगता है कि वो बहुत ही भव्य दिव्य है, लेकिन वो वहाँ की ज़रूरत है। अगर वो कोट ना पहने तो वो ठंड के कारण वहाँ पे रहना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, भारतीय लोग क्यों महिलाएं साड़ी, चूड़ीदार, सलवार कुर्ता पहनती हैं, मतलब हल्का कपड़ा पहनती हैं। हल्का यानी हल्का पैसे से नहीं, हल्का यानी ऐसे जो जिसमें ठंड की ज़रूरत ना हो, ठंडी नॉर्मल इसमें। और आपने देखा होगा कि जो पुरुष लोग हैं पहले क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। तो पैसे तो यहाँ पे भी थे, है ना, धनवान लोग तो यहाँ पे भी है, तो ये भी तो कोट टाई वगैरह पहन सकते हैं ना, टोपी। पर यहाँ पे उस तरह की जलवायु ही नहीं है, उस तरह का वातावरण नहीं है कि अगर वो कोट आप पहने, यहाँ पे इतनी गर्मी है, 40 डिग्री चल रहा है, और वो कोट पहन के बैठेगा, यहाँ के किसान या आम लोग कोट पहन के घूमेंगे तो कैसे घूम पाएंगे? आप बताओ। वो वहीं पर छोटा बच्चा भी उतार के फेंक देगा ना। तो आप कभी भी इंडिया को ऐसे मत समझिए कि ये गरीब देश है या इस तरह के वस्त्र है। ये जलवायु के कारण वस्त्रों का चयन किया गया है। राइट। तो चिनूक के बारे में पढ़ रहे थे। चिनूक क्या है? ये गर्म हवा का एक झोंका रहता है जो शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु अभी मैंने कहा अमेरिका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल में आता है। तो वहाँ की शीत ऋतु होती है, वहाँ पे ठंड रहती है। तो कम समय में ये जब ये चिनूक का झोंका आता है तो वहाँ का तापमान ये अचानक बढ़ा देता है। और वो बढ़ाने की वजह से वहाँ क्या होता है, वो जो वहाँ का तापमान और वहाँ की ठंड यानी पानी रहता है ना, तो वो वहाँ तो वो एक पानी का झोंका, पानी का फव्वारा टाइप भी उन घास के मैदानों में फैला जाता है। और उस तापमान की वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलती है। तो जैसे चिन्युक आ गया तो वहाँ जो बर्फ़ है, वहाँ का जो वातावरण में जो हल्की हल्की बर्फ़ है या फिर ठंड जो पानी वाष्पीकरण करके ऊपर गया हुआ, तो वो हवा गर्म हवा की वजह से क्या होता है, पिघल जाता है, नीचे आता है और उन सभी घास के मैदानों में फैलता है ना, जिसके कारण उन घास के मैदानों को पानी मिलता है और वो घास के मैदानों को पनपने में आसानी होती है।
तो तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है, जो अभी हमने कहा। तो ये चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना। जलवायु जलवायु महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 सेल्सियस भी दर्ज किया जाता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है, यानी कि जब शीत ऋतु रहती है तो बर्फ़ का एक मोटी सी परत ढक जाती है। हमने फिल्मों में देखा होगा ना, अमेरिका उस तरह की जो देश है वहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई घर देखे जाते हैं ना। वहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, ये जो घास के विकास के लिए अनुकूल रहती है। उत्तरी अमेरिका अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अब यहाँ पे इस फिल्म में यानी इस चित्र में आपने काउबॉय देखा होगा। काउबॉय यानी जो इस तरह का वस्त्र पहनता है, टोपी है, जो घोड़ों का जॉकी भी रहता है, घोड़ों को संभालने वाला। पेड़ सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, यहाँ जल उपलब्ध होता है। यह शरपत यानी विलो, वाल्टर एवं पालर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की प्रमुख फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरे उगने वाले फसल आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है, वहाँ पैदा होने वाले घास छोटी एवं नुकीली होती है। मैं फिर से आपको ये बता दूं कि ये जो मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ ला रही हूँ, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनके पास किताब नहीं है फ़िलहाल, या अभी किताब नहीं है और वो लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते, किताब में लिखा क्या है वो समझना भी चाहते हैं, उनका खुद का विश्वास भी रहेगा। और दूसरी बात ये है कि उन्हें केवल किताब पढ़नी, कई बच्चे ऐसे थे ना, उन्हें केवल किताब पढ़नी है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए मैं ये पढ़ रही हूँ। और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए। फिर बाद में जब एनसीईआरटी की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब डीपली हम फिर से एक नई सीरीज़ लाऊंगी मैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की मिट्टी है और कौन से सोयाबीन, आलू, कपास तरह के यहाँ पे फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है, अनिश्चित होती है, यानी काफ़ी कम और कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसे अनिश्चित का रहता है, तो यहाँ पैदा होने वाले घास छोटी और नुकीली होती है। छोटी घास होती है क्योंकि कभी आती है पानी, कभी नहीं आता। और नुकीली क्यों होती है? तो सूर्य की किरणें या कोई घास जो जंगली जानवर रहते हैं, हाँ, सूर्य की किरणें से वाष्पीकरण करने के बाद जो घास के अंदर जो पानी रहता है ना, वो वाष्पीकरण से उड़ ना जाए, इसलिए वो छोटे रहते हैं। और नुकीले क्यों रहते हैं? तो जो जंगली जानवर या कोई भी जानवर होंगे वो उन्हें खा ना जाए, तो इस वजह से प्रकृति ने खुद उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए नुकीला बनाया, राइट। हाँ, ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपलब्ध होती हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंज एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। काउबॉय जो हमने ऊपर देखा। बाइसन या अमेरिका भैंस, बाइसन यानी ये जो हमने ये अभी जो ये सामने आपको दिख रहा है इतना,
ये जो जानवर है, ये भैंस है, ये अमेरिकन भैंस है। ये इसे बाइसन कहते हैं। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए और अब इन्हें सुरक्षा दी गई है और इन्हें सुरक्षित प्रजातियों में से रखा गया है। इस तरह के अन्य जो जीव रहते हैं उसमें खरगोश रहते हैं, गोफर है, पेयरी का कुत्ता, मतलब पेयरी में पाए जाने वाले अलग प्रकार के कुत्ता भी हैं। अब यहाँ पे एक मशीन देखिए जो जुताई, बुनाई, बुआई और इस तरह के थ्रेशर जैसे तीनों काम ये खुद ही कर लेती है। ये कंबाइन नाम से संयंत्र बताया गया है। क्या आप जानते हैं इस बॉक्स में क्या दिया है? देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पेरी के प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर है। कनाडा के पेरी के प्रमुख नगर हैं डेन मॉन्टेड, सेस्काटून, कैलगरी एवं विनीपेग, जो हमने अभी ये पढ़ा, राइट। यहाँ के लोग कैसे रहते, तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी रहते हैं। अपने विपुल प्रकृति संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने औद्योगिक की सफलतापूर्ण विकास कर लिया है। विश्व के लगभग 2 अधिक विकसित प्रदेश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कनाडा में ऐसे प्रदेश स्थित हैं। कृषि के वैज्ञानिक विधियां एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग में से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण पेरिका को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। दूध उत्पादन की एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है, यानी कि डेयरी क्षेत्रफल जो है ग्रेट लेक से पूर्व से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दूध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रकर्षण उद्योग में बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों की विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नगर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। यानी कि कोयला और लोहा जो बहुत ही ज़रूरी उद्योगों के लिए बहुत ही ज़रूरी संसाधन है वो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत विशाल भंडार में पाए जाते हैं। और ये सड़क, रेल और नहर जैसे व्यवस्था के कारण यहाँ के जो उद्योग हैं बहुत ही बड़े औद्योगिक प्रदेशों में बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ट नामक डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। वेल्ट ये दूसरा क्षेत्रफल। दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा था, उसे क्या पेरी कहते हैं। अब ये दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका नहीं, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ट कहते हैं। वेल्ट का क्षेत्रफल 600 मीटर से 1100 मीटर तक की फैला हुआ है और यह डेकेसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ चित्र दिया है और ये डेकेसबर्ग यहाँ पर्वत श्रेणी है।
यहाँ से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। यह पश्चिम की में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके यानी कि जो बेल्ट है उसके पश्चिम में क्या है, कालाहारी रेगिस्तान। और इसके उत्तरी पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई का जो है कुछ स्थानों में 1600 मीटर है, तो उस कुछ स्थानों में उससे भी बड़ी है। अफ्रीका का मानचित्र हमने जो अभी देखा था, बेल्ट के से घिरे प्रदेशों के नाम बताइए, ये कह रहे हैं। ऑरेंज में लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों के कारण ये इस क्षेत्रफल को सींचा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी नदियों के कारण यहाँ का जो घास स्थल है वो सींचा जाता है। तो ऑरेंज और लिम्पोपो नदी। चलो यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया है, तो आओ कुछ करके दिखाए। किसी न किसी की किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी की धरातल पर लगभग सभी जगहों पर पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ पे आप गए हैं। हाँ, तो उदाहरण के लिए जैसे लॉन है लॉन यानी किसी के घर के सामने लॉन बनाया जाता है, वहाँ का जो घास है वो किस तरह का है। क्रिकेट के मैदान में घास है वो किस तरह की है, या पार्श्व मार्ग की दरारों में जो घास पाई जाती है किस किस तरह की रहती है। बेल्ट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बेल्ट की में ग्रीष्म ऋतु होती है। जब बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु रहती है तो उस समय पेरी में कौन सी ऋतु रहेगी बताइए। चलो ये बताइए, 2 मिनट में आपको मैं बता देती हूँ। हाँ, बता चुके होंगे आप। तो उन्होंने कहा कि ये है दक्षिणी अमेरिका, राइट। इस बॉक्स को हम ये है वेल्ट यहाँ पे है, ये है मकर रेखा। अब यहाँ अगर हम ये देखें, ये पृथ्वी है, ओह हिल जा भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं बता देती। जैसे ये है पृथ्वी, यहाँ पे मकर रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, तो बेल्ट नीचे है, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऋतु होगा, तो यहाँ होगी शरद ऋतु। और ये चलो जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम रहती है। शीत ऋतु ठंड एवं शुष्क होता है, यानी कि हिंद महासागर के प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु कैसे रहती है, नम्र रहती है, नमी सी रहती है। और शीत ऋतु में ठंड और शुष्क रहती है। शीत ऋतु जब यानी जब कर्क रेखा पे ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी। तो शीत ऋतु में यहाँ पे ठंड और शुष्क रहता है। इसके दौरान यहाँ का तापमान 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच में रहता है। और ये जलवायु जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना रहता है। जुलाई का महीना ठंडा रहता है, कैसे बताओ तो सही। राइट, क्योंकि ये हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बता रहे हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई का महीना यहाँ पे ठंडा रहेगा। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन एवं गर्म होता है, यानी कि यहाँ का ग्रीष्म ऋतु
वो अल्पकालीन और गर्म रहते हैं। अल्पकालीन यानी जिसका टाइम पीरियड छोटा रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में जोहानसबर्ग का तापमान लगभग 20 सेल्सियस दर्ज किया जाता है। जोहानसबर्ग का यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ जोहानसबर्ग दिया गया। वर्ल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। राइट, इसको मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत होगी। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ के जो वनस्पति होती है वो विरल है, अधिकतर घास के मैदान से ढके होते हैं। लाल घास वेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। यहाँ की घास कैसी रहती है? लाल रहती है। तो बबूल और मोराला ऊंचे हुए वेल्ट के में उगते हुए देखे गए। बबूल की और मोराला का जो पेड़ है वो देखे गए यहाँ पे। वेल्ट के प्रमुख जानवर कौन से हैं? तो तेंदुआ का चित्र तो यहाँ दिया हुआ है। तो तेंदुआ है, शेर है, चीता है और कुंडू है। निवासी कैसे हैं? वेल्ट के जो पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है। और फसलों में कौन सी है? मक्का है, गेहूँ है, ज्वार, अखरोट और आलू है। ठीक है, मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ नकदी फसलें कौन सी हैं? तो तंबाकू, गन्ना, कपास, ये यहाँ उगाई जाती है। और भेड़ पालन, यहाँ पे भेड़ पालन भी किया जाता है, इसका प्रमुख व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाई जाती है ना। भेड़ को पालना यानी व्यवसाय के लिए पालना। तो भेड़ से क्या हम लेते हैं? तो ऊन लेते हैं। वेल्ट की ऊन उद्योग विकसित होता है। यहाँ का जो उद्योग है वहाँ से विकसित किया जाता है। मेरिना भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो यहाँ किस तरह की भेड़ है? तो मेरिना, राइट। तथा दूध उत्पादन के लिए यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नर्म प्रदेशों के लिए किया जाता है एवं मक्खन और चीज़ जैसे दूध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। राइट, मक्खन और चीज़ जैसे दूध जहाँ पे होगा, मक्खन और चीज़ जैसी चीज़ें तो आ ही जाएंगी। तो इस तरह का जो है वो उद्योगों के साथ साथ घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। उद्योग आएगा तो उसका आयात और निर्यात किया जाएगा। आयात कब करते हैं? यदि आपके पास आपके देश में उस चीज़ की कमी होगी तो आयात किया जाता है। आयात यानी लेना, राइट। सिंपल शब्दों में जो मैं मेरी NCERT सीरीज़ आ रही है जो कर रही हूँ, सादे शब्दों में ये है कि आयात यानी क्या? लेना है। जैसे आपके घर में आपके पास आप कभी रहता है ना एग्ज़ाम में या जनरली क्लास में आपके पास रबर नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप क्या करते हो? किसी से मुझे पेंसिल दे दो। हाँ, वहाँ पे आप लेते हैं, उधार लेते हैं और वापस उसको पेंसिल दे देते हैं। लेकिन हम कभी कभी इस तरह का भी रहता है कि हम खरीदते हैं सामने से। आपके घर में कुछ चीज़ नहीं है तो आप जाके खरीद लाते, तो वो आयात हुआ है। पर अगर आप कुछ बेच रहे हो, जैसे आपकी कृषि आपका घर किसानों का घर है या उद्योग कर रहे हैं आप, लिज्जत पापड़ जैसे कोई उद्योग है, तो आप उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं तो वो क्या है? निर्यात है। वो सिंपल है। वैसे ही बड़े क्षेत्रफल में देश के लिए कह रहे हैं, देश की बात करें तो एक देश दूसरे देश से जब कोई चीज़ लेता है तो उसे आयात कहते हैं। और वही देश अपने देश की कोई चीज़ दूसरे देश को बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहा जाता है। तो ये व्यवसाय और उद्योगों में चलता है। ये आपको आगे जाके बहुत ही ज़रूरी होगा। आयात और निर्यात कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, राइट।
वेल्ट के में खनिजों के प्रमुख भंडार हैं। खनिज कौन कौन से हैं? तो लोहा और कोयला उपलब्ध है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए उद्योग रहता है ना, इस्पात और उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सोना एवं हीरे की खनन भी की जाती है, और ये सोना और हीरे के खनन के इनका मुख्य व्यवसाय है। जोहानसबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किब्रेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरे और सोने के खनन के कारण दक्षिणी अमेरिका और ब्रिटिश के बीच व्यावसायिक संबंध स्थापित हुए हैं। धीरे धीरे दक्षिणी अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेशों में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। अब ये देखिए, ये हीरे की खान है, इतना बड़ा जो खान है वो हीरे की खान है। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। तो हमने आज क्या पढ़ा? दो पेरी और वेल्ट के बारे में पढ़ा। पेरी कहाँ होता है? दक्षिणी अमेरिका में। और वेल्ट कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। घास के मैदान हैं। उसके साथ पेरी शब्द कौन से भाषा से आया है? तो ये लैटिन भाषा से आया है, राइट। और हमने कनाडा का देखा मानचित्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है वो देखा। और क्या देखा? रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी थे, ये हमने आज जाना है। वहाँ की जलवायु कैसी रहती है वो जाना है। चिनूक एक पवन का झोंका है, जो गर्म पवन का झोंका है, इसके बारे में जाना। वो चिनूक पवन क्या करती है, वो वहाँ की जो जलवायु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो जाना है आज, है ना। गर्म हवा चलती है तो उस कारण जो वातावरण में जो बर्फ या नमी है, उस नमी को वो गर्म हवा पिघला देती है, और वो नमी नीचे ज़मीन पे गिर के वहाँ के घास के मैदानों को पानी प्रोवाइड करती है, राइट। वहाँ की वनस्पति जाति, प्राणी जात के बारे में पढ़ा। वहाँ के लोग किस तरह के हैं, स्थानीय निवास कहाँ के हैं, और मुख्य रूप से पेरी का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पे है ये देखा। उन क्षेत्रफलों में क्या क्या खनिज पदार्थ हैं? लोहा और कोयला। उसके साथ वेल्ट के बारे में पढ़ा। तो आज हमने बहुत सी जानकारी ली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।